बिरहा से जुड़े सन 86 से कॉलेज के प्रांगण में हम लोग बैठे बैठे जब छुट्टी मिलती थी स्कूल से तो वहाँ थोड़ा गुनगुनाते थे। श्याम जो प्रजापति से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिली साहब। आपके पिताजी क्या थे? पिताजी एक नाच मंडली बांधते थे। आपने जब कहरवा गीतों का वो पारंपरिक ठेठ रूप देखा, क्या लगा आपको? कैसे आपने उसको अडॉप्ट किया? तो लोग कहे भैया अरे भैया घूरे के पहले नहीं करना चाहिए अपना बढ़िया। कैसे आपने अपनी विषय वस्तु को उसमें ढाला? बिरहा जब चलती है तो बिरहा के बीच में अपनी विषय डाल देता हूँ। क्या परिणाम उसका निकला? हुड़का के वजह से राम जी भैया हमको जम्मू कश्मीर तक बुलावा। बदलते हुए समय में श्रोताओं की जो मांग है वो भी बिल्कुल बदली है। उसका कितना दबाव आपको एक कलाकार के रूप में महसूस होता? गाजीपुर का यह उत्तरी इलाका आजमगढ़ से भी मिला हुआ है और आजमगढ़ और गाजीपुर के इस सीमांत पर अनेकों कलाकार हैं। लेकिन जब हम आजमगढ़ शहर के कुछ कस्बों में जाते हैं तो लालगंज नाम का एक कस्बा आता है जहां दिनेश गोंड और रमेश गोंड दो ऐसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं, दोनों सगे भाई हैं। रमेश भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और दिनेश जी भी इन्हीं की धज के हैं। लोग फर्क नहीं मालूम होगा, लगेगा कि यही हैं। कन्फ्यूजन, अब पता नहीं घर में लोग बुलाते हुए कैसे कन्फ्यूजन दूर करते होंगे, नहीं पता। दोनों ही गुणऊ नृत्य के बहुत धुरंधर कलाकार हैं। हुड़का बजाकर गाना और आज की नई चाल का गाना, बिरहा और तमाम दूसरी विधाओं में रमेश जी की दखल है। रमेश जी ने लंबा समय दिया है अपनी कला को और काफी सफलता अर्जित की है। इन्होंने एक अपना नाम बनाया है, उसके साथ साथ उनकी अपनी जो विरासत है वो इनके बच्चे निश्चित रूप से संभाल रहे होंगे। आज पकड़ में आ गए हैं तो जरा इनसे हालचाल लिया जाए, इनसे बात पूछी जाए कि भाई कैसे शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ गए, कैसे गए। तो रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत ही है और आप पकड़ में आ गए हैं तो बातचीत होनी ही है। हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और जहाँ तक बिरहा है साहब वहाँ तक आपका चैनल भी चल रहा है। जानकारी मिली हमें और जानकारी के आधार पर हम लालगंज से आपकी चर्चा सुन करके हमें चले आए कि राम जी भाई आए रहे हैं, कुछ हमको भी बात करने का आपके चैनल पर अवसर मिलेगा, सो हम पाए। बहुत 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 धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से स्वागत के साथ मैं अपना पहला प्रश्न आपसे ये करूंगा कि अपने बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपनी जन्मतिथि और शिक्षा दीक्षा के बारे में। हाँ सर, हम तो सन 74 की हमारी जो है पैदाइश है, लेकिन सन 89-90 में हाई स्कूल के इम्तहान दिए। लेकिन हम बिरहा से जुड़े सन 86 से। अच्छा, किशोरावस्था में आपका मन लग जी गया। और बिरहा से जुड़े अपने बड़े भाई साहब दिनेश के साथ में मतलब रहना जाना। लोग मना भी करते थे तुम पढ़ो पढ़ो, क्यों संगीत के चक्कर में पड़े हो, लेकिन एक रुझान थी साहब। और कॉलेज के प्रांगण में हम लोग बैठे बैठे जब छुट्टी मिलती थी स्कूल से तो वहाँ थोड़ा गुनगुनाते थे, गुनगुनाते और एकाएक हमको अनुभव मिला कि हम बिरहा लिख भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। आपको लगा कि आपके भीतर बिरहा रेंगना जी जी। तो सन 87 की बात बता रहे हैं। हमारे बड़े भैया बिरहा के बहुत बड़े धुरंधर आप दुनिया में नहीं रहे, बड़े भैया श्याम जो प्रजापति जी हमारे लालगंज में गए। लालगंज में गए, एक विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम था इनका और ये थे, और एक गवैया जवाहरलाल विश्वकर्मा वो भी मतलब है दुनिया में, वो गए और कार्यक्रम इनका चल रहा था। हम लोग लाल बैठे हुए थे, छोटे छोटे थे तब, बैठे हुए थे और इनके हारमोनियम पे लिखा था श्याम देव प्रजापति झनकार पार्टी। और भैया तो हमारे गाते ही हैं, उनकी मतलब उनके साथ उनसे हमारा लगाव था ही, भाई थे। लेकिन हमें श्याम देव प्रजापति से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिली साहब। जब गा रहे थे तो एकाएक मतलब इनकी गायकी को हमने देखा कि अभी इतने उम्र में इतना एक कलाकार इतना बढ़िया गा रहा है
और हम क्यों ना गाएं। तो ये गाए थे बड़े भैया श्यामदेव प्रजापति इलाहाबाद कांड जी। गाए और हमारे दिमाग में बैठ गया भैया, बैठ गया। मैं घर गया तो भूमिका सहित लिखना शुरू किया उसको। लिखते लिखते इलाहाबाद कांड जो हम लिख करके जब तैयार किए तो हमारे गुरु जी थे, मतलब हमारे बड़े भैया गुरु, हम विधा तब नहीं गाते थे, तो विधा जब आए हमारे गुरु जी के, मतलब हमारे भाई के गुरु राम कीरत प्रजापति शाहबाजपुर के आए, तो भैया ने कहा कि एक छोटा रमेश जो लिखा है विधा, गुरु जी तक चेक करें इसको कैसा है। तो लिखा, जब देखे तो कह दिया यार ये तो बहुत होनहार है, लिख भी सकता है बहुत बढ़िया। उस गीत को हम जो है बहुत दिन तक हमारे बड़े भाई गाए। इसके बाद हमारा धड़क खुल गया, लिखना पड़ा, शुरू कर दिया लोकगीत वगैरह विधा वगैरह तमाम लिखना शुरू किया। सन 89-90 से जब स्कूल हम छोड़े हैं, छोड़ने के बाद जब स्कूल छोड़े तो भैया मतलब भेजे कि बॉम्बे जाओ कुछ कमाओ धमाओ, जब पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है तो गए। वहाँ भी मतलब भैया का कार्यक्रम जहाँ होता था तहाँ हमको लिवा जाते थे और दुनिया मतलब गाने लगे दिनेश भाई, तो प्रचार किया कि मेरा छोटा भाई लिख भी रहा है। अच्छा। तो लिखने से हमारा प्रचार बहुत हुआ कि रमेश कवि रमेश कवि रमेश कवि। हमारे अखाड़े में पूरा जैसे हमारी चर्चा होने लगी तो हम लिखना भी शुरू किए, बढ़िया बढ़िया लिखने लगे। और कहरवा की बातें छोड़िए, कहरवा तो कई 100 गीत लिखे होंगे हम। तो गुड़ऊ कहरवा हमारी भाई जात के साथ साथ विधा भी हमारी है जो लुप्त हो रही थी, उसको हमने अपने गीत के माध्यम से तमाम कलाकारों को दिखाए। कम से कम इस समय हमारे विधा जगत में हमारी लेखनी से कम गा रहे हैं 24 कलाकार हमारे शिष्य हैं। वही कोई म्यूजिकल गा रहा है, कोई विधा गा रहा है, चल रहा है। आप जो कला ऐसा लगता है कि आपके घर से ही आई और दिनेश भाई एक महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में तब तक स्थापित हो चुके थे। जी सर, उधर दिलचस्पी दिखाई। जी। आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी भी यही इसी मतलब हमारे पिताजी एक नाच मंडली बांधे थे बचपन में। हमारे पिताजी का नाम घोड़े गौर था। और पूरे पूर्वांचल में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस में एक एकलौता ही का इनका हमारे पिताजी का नाम था कि लोग बताते थे कि भैया 6 चौकी 13 बाज तब देखा घोड़े का नाच। हाँ, वो बताते लोग, हम बचपन में थे। हाँ, तो हमारे पिताजी बहुत बड़े कलाकार थे, मतलब जैसे आपके धनई वगैरह थे, खरुल्ला वगैरह थे इधर। हाँ, उसी दौर में हमारे पिताजी 40 वर्ष नाच चलाए हैं। हमारी नानी कभी कहती थी घोड़े का नाच देखा जाता हुआ जी, तो हम समझते थे कि कोई कलाकार है। हाँ लेकिन जानकारी नहीं थी। हाँ सर, हमारे पिताजी थे। बड़ा नाम था। हाँ, तो उन्हीं के नाम से आज भी मैं कहीं गाता हूँ भैया ना। तो लोग कभी एक जगह हम गए थे यहाँ मछली शहर गाने के लिए, जब मंच पर से गा के उतरे और लोग इनाम वगैरह दिए, तो फिर एक माता जी थी और एक बुढ़े थे, मतलब रामचरण यादव, गोद में उठा लिया हमको। कहे बेटा तुम घोड़े के लड़के हो क्या? हम कहे हाँ पिताजी घोड़े के लड़के। कहें भैया उनकी नाच देखते अब आज धोखे देखत मालूम पड़त कि वही गावत हूँ। हाँ, हम कहली हाँ पिताजी। कहे कि हम के नाम कही पिताजी अब तो गुजर गई नबू, हाँ, सन 2004 में। और लेकिन पिताजी की मतलब भजन वगैरह तमाम थी और हम लोग अभी भी गा रहे हैं। और एक गीत पिताजी हमारे लिखे थे, मतलब उस समय आज भी गाता हूँ तो लोग कहते हैं भाई कि हाँ कोई है। ये जो कहरवा और गुणऊ नृत्य और कहरवा जो लय है, ताल, जी सर, है उसकी बहुत समृद्ध विरासत रही है। ये श्रम से जुड़ी हुई विधा है। जी सर, श्रम की आत्मा अभिव्यक्ति है, श्रमजीवियों की आत्मा अभिव्यक्ति है और उसी में जीवन का दुख दर्द भी है, उसी में जीवन का उल्लास भी है और उसी में भविष्य का सपना भी है। जी सर। आपने जब कहरवा गीतों का पारंपरिक ठेठ रूप देखा जी, तो क्या लगा आपको? कैसे आपने उसको अडॉप्ट किया अपने तरीके से?
हमने देखा माता और बहन हमारी फुआ थी, हाँ, फुआ मतलब बचपन हमारा बचपना था, हाँ, तो फुआ जब हमारी मतलब जाती थी कभी शादी वगैरह घर पड़ रहा पड़ती रही होगी, तो शादी पड़ती थी तो आती थी 10 दिन पहले ही, तो गीत गौनही घर में होना तो लोग कहरवा गाते थे लोग, तो हमने फुआ मतलब बहुत गीत गावे, तो हमें ये एहसास हो कि इतना साहित्य टाइप इनके पढ़ल लिखल ना ही तो याद कैसे होता हो, लेकिन मालिक की कृपा थी, मतलब बहुत बढ़िया गाती थी वो अपने मतलब लय में, हाँ, तो लोग कहे भैया अरे भैया घूरे के पहले नहीं तो ना गई है इतना बढ़िया, तो हम कहे फिर भी कहरवा जैसे मालूम पड़ता है कि जैसे आसमान से वो जैसे देवलोक से आए, देवलोक से ही मालूम पड़ी ये धुन बनती हो, हाँ, परंपरा। और गए बहुत दूर, हम जहाँ भी जाते थे तब हमको ये एहसास होता था कि कहरवा नृत्य कहरवा हो और जो और जातियों के गीत है, लेकिन उसमें सबसे पारंपरिक कहरवा धोबियाऊ और इसी से मिलती जुलती एक खटकौआ ललचारी भी होती है, तो कभी धोबियाऊ खटकऊ में ज्यादा अंतर नहीं होता है, और गाएंगे तो जो कहेंगे खटकौआ है धोबियुआ है, और कहरवा तो कुछ अलग होती है, जैसे पचवही अलग होती है, पुतरही अलग होती है, गाजीपुर में कहरवा अलग गाई जाती है, हैं, हर हर जिला की कहरवा धुन, जैसे मिर्जापुर कहरवा है, वो हर कहरवा हर जिले से कुछ गीत की लय थोड़ा देर 20-25 किलोमीटर के बाद लय बदल जाती है, वही गीत गाएंगे लेकिन लय दूसरी हो जाएगी। इसी से हमको जानकारी हुआ कि हर कला में आदमी कहरवा से ही भी बिरहा बन सकते हैं। तो आपने जब लिखना शुरू किया तो बिरहा पहले लिखना शुरू किया? जी, पहले बिरहा। फिर आपने अपनी उस पारंपरिक या कहिए कि विरासत जो मिली हुई है सामाजिक जी से, हाँ हाँ, उसको पकड़ा आपने। तो एक होता है कि लय और शैली आपने पकड़ ली पुरानी, जी, लेकिन समय तो आपका अपना है, तो हाँ सर, चीजें जो विषय वस्तु है जी। वो आपकी होती, तो कैसे आपने अपनी विषय वस्तु को उसमें ढालना शुरू किया? ऐसा सर, जैसे बीच में कार्यक्रम लगता है हमारा, कार्यक्रम गाने जाते हैं तो बिरहा हमारी चलती है, तो बिरहा जब चलती है तो बिरहा के बीच में अपनी विषय डाल देता हूँ, अच्छा, कि जैसे बीच में हुड़का जब बजाते हैं तो अपनी लय बजाते हैं कि भाई लोग जान जाते हैं कि भाई गोड़ऊ बिरादरी के कलाकार हैं, और हुड़का भी साथ में है और बिरहा भी गाते हैं, तो बिरहा और हुड़का और अपनी विषय भी डाल देते हैं जनता के सामने, कि लोग जान जाते हैं कि रमेश गौड़ और या दिनेश गौड़ दो कलाकार ऐसे हैं कि कहरवा के मान लीजिए विषय में बहुत ज्यादा जानते हैं। हम ये नहीं कहें कि हम सरताज हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि विधा है, कलाकारों की शैली इतना है कि कोई कितना कलाकार बन जाए लेकिन जिंदगी में सीखना ही सीखना है। तो जैसे एक तरह से बिरहा और गुणऊ कहरवा का फ्यूजन हो गया आपका पूरा, आपकी पूरी कला। जी हाँ, उन तीनों को मिश्रित रूप से आपने मंच के माध्यम से लोगों के सामने रखा। जी सर। तो क्या परिणाम उसका निकला आपकी? परिणाम इतना बढ़िया निकला कि कहीं कि हमारी मांग हो गई कि रमेश भैया आप ऐसे कलाकार हैं, हुड़का के वजह से राम जी भैया हमको जम्मू कश्मीर तक बुलावा हो गया। जम्मू अभी लॉकडाउन के पहले गए थे, हाँ, जम्मू हमारा कार्यक्रम लगा, उसके पहले नंदलाल रवि का लगा था, फिर विजय लाल का लगा था, रजनीगंधा का लगा था, चौथी बार हमारा कार्यक्रम वहाँ बुलावा कि रमेश भैया आप जम्मू के धरती पर आइए। उस समय वो 47 वाली धारा लगी हुई थी, उसी बीच में हमको बुलाया गया, जो दिवाली के दूसरे दिन 30 वो आता है विश्वकर्मा डे, उसी ने मार्बल कंपनी के सौजन्य से हम गए थे यहाँ से। पैसा तो बहुत दिए, 80-90 हज़ार रुपये दिए थे सब, लेकिन वहाँ हमको ये लगा कि हम दुनिया के अपने भारत के बॉर्डर पर आ गए हैं। क्या किस्मत हमारी कि यहाँ पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते, इतना बड़ा मंच मिलता कि नहीं मिलता, और अगर हम कहरवा नहीं जानते हो सकता हमको नहीं मिलता। अच्छा, हुड़का जी सर, डमरू के आकार का एक थोड़ा बड़े डमरू के आकार का एक वाद्य यंत्र है जी, लेकिन उंगलियों के छुअन से उसमें जो जादुई स्वर लहरी निकलती है
वो तो कमाल की है। तो कभी आपने उसको सीखा मैंने बजाना कि नहीं? पिताजी को देखते देखते, अच्छा। पिताजी जैसे बजाते थे, हाँ। हाँ, तो फिर पिताजी जब बजाने लगे तो पिताजी जब गए, नाच की मंडली जब खत्म हुई तो फिर बिरहा गा रहे थे हमारे बड़े भैया दिनेश गौड़ जी, हाँ, गाते गाते वो हुड़का बजाने लगे। हुड़का पहले नहीं बजाते थे, जब पिता बजाने लगे तो उनका देखते देखते तो दो चार हाथ हमको भी बजाने लगभग आ गया। जब बिरहा उनकी जो है अब तो 60-65 साल के लगभग उम्र हो गई बड़के भैया की, दिनेश भैया की, तो आप थोड़ा गाने में असमर्थ हो गए हैं। तो इसलिए हमारी चर्चा अब हो गई ज़्यादा कि रमेश भैया आप तो हुड़का बजाते हैं, तो इसलिए हमारी भी चर्चा लगभग बहुत दूर तक गए। हम बड़े भैया के एहसान भी मानेंगे, हमको सिखाए तो नहीं उतना, लेकिन उनके पद पंकज के चरणों के आधार पर चलते 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 थे रमेश गौड़ आज इस दुनिया में है। एक चीज बताइए मुझे कि ये बदलते हुए समय में श्रोताओं की जो मांग है जी सर। वो भी बिल्कुल बदली है। जी उसका सर। कितना दबाव आपको एक कलाकार के रूप में महसूस करते हैं, आप कितना झेलते हैं? हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे जैसे कहीं कहीं बड़ा कलाकार आ गए, कोई कार्यक्रम हो रहा, मान लीजिए हमारा मंच गुलाब बागी से हुआ, बलिया में जो अजमतगढ़ में कार्यक्रम था हमारा, गुलाब गुलाब बलिया वाले से कार्यक्रम था, वहाँ तो वो लोग कहे कि भैया ये सब यही जो बसफोर है, बसफोर बिरादरी करवाई थी, तो लोग कहे भैया गुलाब भैया रमेश गौड़ से कार्यक्रम है आपका हुड़का वाले से, तो कहे कोई बात नहीं है। हमसे बोले कि भाई आपका कार्यक्रम बलिया वाले से है, हैं? तो वो सुनने में आता कि विजय लाल का टूक आता है। बोले ठीक है भाई, बिरहा ही गाएगा ना, अपने से मतलब दासत नहीं है, दासत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है कि दासत नहीं है, कोई भी गा रहा है भाई, बिरहा गा रहा है, जो जो अपना कला हम पेश करेंगे, पब्लिक को अगर अच्छी लगेगी तो वहाँ हम शेर रहेंगे, नहीं पब्लिक को अच्छी लगेगी तो वहाँ हम न्यूट्रल रहेंगे, वो तो पब्लिक है। जनता चाहे तो रमेश गौड़ को रमेश गौड़ बना दे, नहीं तो फिर भाई हम तो ये हैं। लेकिन बलिया में भी हुड़का का बड़ा अच्छा जी वैभव है। जी जी सर। लेकिन ज्यादातर दुगोला में हुड़का लोग बजाते हुए देखे गए और वो अश्लीलता को भी बहुत उन्होंने वो कर लिया। आपको क्या लगता है कि अभी जैसे खुली हुई शब्दावली जो यौनांगों को लेकर जो और व्यवहारों को लेकर जो बातें हो रही हैं, जी सर, वो किसी कला के लिए नुकसानदायक है या लाभदायक है? नहीं सर, कला के लिए तो नुकसानदायक है। हम उसको मानेंगे नहीं, जैसे इतना इतना खुला शब्द नहीं गाना चाहिए। हाँ, हम भी अपने गीत में गाते हैं, तमाम गीत हमारी चैनल पर चल रही है। हाँ, अभी एक गीत हमारी झुलनिया तर दबा के आई है, हाँ, और तमाम जो है यूट्यूब पर भाई लोग उसको कभी कभी सवाल भी कर देते हैं, रमेश भैया वो गीत गा दीजिए जो आपकी बहुत चली है, हाँ, तो गाते हैं, लेकिन उसमें भी हम अब शब्द जो है क्षुब्ध रूप में रखे हैं। वर्ड तो हमारी झुलनिया तर दबा के कितना गुंडा मर गए गाए हैं, आप देखेंगे कभी चैनल पर तो रहेगा, लेकिन बशर्ते उसमें शब्द इतना बढ़िया बढ़िया दिए हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ कुछ लिखा है। एक व्यंजना तो दिखती है इसमें। जी सर। क्योंकि व्यंजनाएं तो बहुत ही आसानी से शुरू होती हैं और बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना काम करती हैं। जी सर। एक जो अभी आपने लगातार गाया और लगातार अपने हिसाब से जो चीजें बदल रही थी उसको आपने लिया, बिरहा में भी अश्लीलता आई और दूसरी चीजों में भी अश्लीलता आई। जी। अश्लीलता ने क्या किया कि क्लासिक किस्म का जो दर्शक था या आपका श्रोता था, जी सर, वो दूर होता गया। हाँ। और नए किस्म के जो दर्शक हैं उनके सामने माध्यम बहुत हैं, सिनेमा है, यूट्यूब है, ये हाँ है, वो है, हाँ फिल्में, दुनिया भर की चीजें। जी सर। तो ऐसे में इस कला को कैसे बचा पाएंगे आप? ऐसा सर, जैसा कि हम सोचते हैं कि लोग कहेंगे जहां जैसा तहां तैसा, कभी कभी सवाल उठ जाता है दिमाग में कि अब इस पब्लिक को हम कैसे संभालें, क्योंकि हम साधारण कलाकार कहरवा के हैं और बिरहा के भी हैं और तमाम क्लासिकल धुन भी आ रही हैं, लेकिन उसको भी गा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्लासिकल धुन बहुत ज़्यादा हम नहीं गा पाते। लेकिन
अपने पास ऐसी विधा है कि पब्लिक पसंद कर जाती है कि भाई रमेश गौड़ को बुलाइए हर हालत में। तो हम उसको भी लगभग कृपा माँ की हमारे ऊपर ऐसा है कि सर प्रभावित हो जाते हैं लोग। और कहीं कहीं ऐसी नहीं कि मैं बहुत बड़ा मतलब कलाकार हूँ, लेकिन जाते 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 अनुभव होता है कि मैं गा रहा हूँ तो इसका परिणाम सामने वाले को कैसे लगेगा। अगर परिणाम सामने वाले को होता होगा तो हम आधी गीत गा करके तुरंत न्यूट्रल हो जाते हैं। दूसरी आप सोचते हैं कि भाई पब्लिक की मूड गड़बड़ हो रहा है तो ये ना नहीं इसको गाइए, ये नहीं तो इसको गाइए, तब पब्लिक को मोड़ लीजिए। हाँ, इसलिए मान सम्मान बचाने के लिए आज तक मेरा मान सम्मान लगभग विधा जगत में एक अलग छाप है। अच्छा, ये जो आपकी कला है उसमें छोटे बड़े कितने कलाकार होंगे जो अभी काम कर रहे हैं? सर हमारे लगभग कलाकारी से बहुत लगभग 22 चेले हैं इस समय हमारे। अच्छा। गा रहे हैं, लेकिन पर्सनल कोई मेहनी गा रहा है, बिरहा तो कम गा रहे हैं सब, लेकिन मेहनी ज़्यादा गा रहे हैं। ये मेहनी क्या होती है? मेहनी तब जैसे क्लासिकल से आर्गन पार्ट पर और बिरहा के साज पर नहीं गा रहे हैं, बहुत अच्छा। कम लोग गा रहे हैं। अच्छा। और म्यूजिकल पर ज़्यादा गा रहे हैं। हमारी लिखी हुई गीत बिग चला के हमारे जो है जीवदानी चैनल से गा रहा है लड़का, वो महेंद्र राजभर लालगंज, साथ में आया भी है। लेकिन अभी विधा के साथ पर उसको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे चलेगा। तो बस चला रहे हैं। और प्लस हमारे सामने ये दिख रहा है कि हमारे बाद लगता है कोई इस विधा का कलाकार होगा कि नहीं होगा। अभी तो धीरे धीरे उठा रहे हैं उसे, सोच रहे हो कि मेरे बाद भी कोई इस विधा में चले ताकि ये लुप्त ना हो। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं नए पीढ़ी के बच्चे जो वो कर रहे हैं ऐसा? हमारे परिवार में मेरी बेटी है एक है, तो वो तो गा रही है, म्यूजिकल से थोड़ा सीख रही है अभी। मैं उसको जाने नहीं देता हूँ कहीं, घर ही मतलब अपन यूट्यूब बनाती है और उसको पढ़ा रहा हूँ, जीएनएम करा रहा हूँ दोनों बच्ची को। 2 बच्चियाँ हैं, एक छोटा बच्चा अपना है, और दोनों जीएनएम कर रही हैं, कंप्यूटर पढ़ाती हैं बड़ी वाली। तो और कहनी पापा हम भी गाएंगे। हम कहे भाई बेटा गाना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सब काम जितना भी हो, सब काम पर्दे के आड़ में होना चाहिए, पर्दे से होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि रमेश गौड़ की बेटी है तो वो तमाम आपको मान सम्मान तो मिलबे करेगा, लेकिन मान सम्मान में ठेस ना आवे, उसको रखते हुए भी कोई कार्य करो। कलाकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी सर। आपके परिवार में 2 पीढ़ी के 3 हाँ, तीसरी अच्छे पीढ़ी है। गायक है, तीसरी पीढ़ी चल रही है और उसकी एक विरासत है अपनी, उसकी एक लेगेसी है। तो इसको Yes. कैसे आप संभालने का सोचते हैं? आपके पिताजी की रिकॉर्डिंग कुछ है? नहीं सर, वो तो उस समय रिकॉर्डिंग चल ही नहीं रही थी। अच्छा। हाँ। तो आपके पिताजी की एक परंपरा है जो आपने सीखा उनसे, आपके बड़े भाई ने सीखा। जी। आपके बड़े भाई की एक परंपरा है और आपकी भी अपनी एक परंपरा है। तो इसको कैसे सुरक्षित रखेंगे आप? तो सोच रहा हूँ जैसे अब तो चल ही रहा है, छोटा बेटा मेरा है, अभी 7 साल का है, तो उसको पढ़ा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाने के बाद धीरे धीरे उसको भी संगीत सिखाऊंगा, क्योंकि वो कहता भी है कि पापा मैं भी कलाकार बनूंगा। तो कहे बेटा, हम कहे बेटे ठीक है, अब 2-4 साल 5 साल 10 अभी रुको, पढ़ाई लिखो, कोई पद 18-20 साल की उम्र में जब वो हाँ समझने लायक हो, हाँ, तो उसको हम सिखाएंगे। मेरी इच्छा है कि मैं उसकी ताकि दर पीढ़ी चलती रहे संगीत का। जो मैं सोचा हूँ संगीत से प्रेम है, तो संगीत जब तक मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर से संगीत लुप्त ना हो। तो आपने जितना गाया उस गाने से कितना संतोष आपको है और क्या-क्या उपलब्धियां हुई? असल गाने से तो मतलब पहले कुछ नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे हमको गाने से ही अपना मतलब लगभग मकान वगैरह सब बनवाए। सब गाने से ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। साइड में एक अब जो है लगभग 20 साल से एक कार्य और भी करता हूँ, पेंटिंग वोटिंग का भी काम करवाता हूँ। मकान पेंट का भी। विधा तो रोज चलती नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ कि साइड बिजनेस भी हमारा है पेंटिंग का,
पेंटिंग के साथ जिस जिस दिन कार्यक्रम रहता है उस दिन पेंटिंग कार्यक्रम बंद करवा देता हूँ। बच्चों को 2-4 साइड में अपना अपना सब कारीगर लगा करके काम करवाता हूँ। और यही मेरा मतलब कमाने का जरिया है, और संगीत से भी हमको मतलब लाभ है, इसी बात में। गाने को लेकर आपको जो सम्मान वगैरह मिले, कौन कौन से सम्मान मिले? हमें गाने से जो है राष्ट्रीय पद पे जो है कार्यक्रम हमारा रहा लखनऊ में। हाँ, वहाँ भी हमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, हमको शील्ड मिली है। और आजमगढ़ महोत्सव में भी हमारा कार्यक्रम लगा था, वहाँ भी हमको मिला। और लालगंज में भी हमको महोत्सव में हमारा कार्यक्रम लगा। और इलाहाबाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी भी कार्यक्रम हम गाए प्रयागराज में। और सूचना विभाग में फार्म भरे थे, उसमें अभी असफल रहे, अभी आया नहीं, आएगा वो तो पूरा भरोसा है कि भी उनको भी आना है। हाँ, क्योंकि इस विधा कलाकार बहुत कम हमारे आजमगढ़ में है, इसलिए आशा है कि लगता है आ भी सकता है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहले चरण की एक बातचीत हुई जिससे थोड़ा जानकारी मिली, प्रारंभिक सूचनाएं मिली। आप एक मजबूत कलाकार हैं और मुझे लगता है कि अभी आपकी पारी चल ही रही है। जी सर। आपसे फिर बातचीत भी होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुछ चीज़ें यहाँ गाएं। जैसे एक पारंपरिक गीत है, कोई मान लीजिए कोई और मेहरारू है, उसकी नैहर में शादी पड़ गई, तो लोग पहले हमारे पिताजी की गीत लिखी हुई थी और पिताजी गाते थे इसको, तो वो गाए कि ये कुछ विधा अलग है, कहरवा और विधा है, लेकिन हमारे आजमगढ़ में गाई जाती है इसे। तो गाया कि मोरे नैहरवा मोरे भैया के बियाहवा, भैया के बियाहवा हो भैया के बियाहवा, कि बाबा हमरे भेजे न होने तवा, बाबा हमरे भेजे सबके त भेजे बाबा चिट्ठी चवपतिया, चिट्ठी चवपतिया हो चिट्ठी चवपतिया, कि सबके त भेजे बाबा चिट्ठी चवपतिया, कि हमारा के भेजे न हो हार दिया, हमारा के भेजे। तो मेहरारू सुतलस की ये हरदी में का हो चाहिए, कि 5 गठ हरदी में पियरी रंगवली, पियरी रंगवली हो पियरी रंगवली, कि छमकती जाई न हो नई हारवा, छमकती जाई, कि ऊंचा ही महलिया से भौजी निरेखें, भौजी निरेखें हो भौजी निरेखें, न नदिया हमारी आवे न होने वतवा, न नदिया हमारी आवे। और बहुत विधाती साहब बिटिया को देखती है माँ, तो लोग कहले कि लोग बतावले, पहले मैं बेटी ला अपने माता के जवनी हो माता, हम क्या दिहली जन्मवा जवनी हो माता। तमाम गीत है साहब, लेकिन हमारे पिताजी भी एक गाते थे कि भगवान राम की शादी जब पड़ी है तो राजा दशरथ के यहाँ पाती गई है, पाती जाने के बाद बारात साज के भगवान चले हैं, ये हमारे पिताजी गाते थे। तो क्या गाते साहब, कि भीड़ भई भारी होया आंगनवा, जब रघुनंदन ब्याहन बढ़ले भारी दल सवारी, झकनी झरोखे लगी जनकी नंदनी, झकनी झरोखे लगी जनकी नंदनी, आवत अवध बिहारी होया आंगनवा, भीड़ भई भारी होया आंगनवा, सगरो निवासी जनक गृह आए, बोले बैन बिचारी,
बाने पंडित सिया जी के कंगन, अरे गही गही गाठ सवारी हो आंगनवा, भीड़ भई भारी हो आंगनवा। भगवान राम का गठबंधन हुआ, लेकिन वहां ससुराल में लोग लखन जी के गाड़ी देती। माता सखी सलेहर, झूठ सखी सखिया सब बोली, देत लखन जी के गारी, जहोया गाठ छूटे ना लक्ष्मण, हारी जाओ महतारी हो आंगनवा, भीड़ भई भारी हो आंगनवा। यह देख करके जनक जी प्रफुल्लित हो गए, कहे कि ये नारी क्या जानती है कि ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या हैं, दोनों भाई क्या हैं, परमात्मा के अवतार हैं, ये सब नहीं जानती हैं। कहे देख दशा जनक जी बोले, का जानत यह नारी, जिस बाबल शिव धन तोरे, गाठ कवन बिसारी हो आंगनवा, भीड़ भई भारी हो आंगनवा। गुरु भिक्षा कवि जया राम जी, भय स्वर्ग के वासी, राम कीरति और राम सेवक जी, दर्शन के अभिलाषी हो आंगनवा, भीड़ भई भारी हो आंगनवा। गुरु कीरत उस्ताद जी हमरे, दिनेश है बड़का भाई, ये भाई तू रमेश के समझादा, दिनेश का बन हितकारी हो आंगनवा, भीड़ भई भारी हो आंगनवा।